हेलो फ्रेंड्स। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, जिसको हम कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये जो चैप्टर है वो 11th स्टैंडर्ड के लिए और आगे भी आपके लिए बहुत ही काम का चैप्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मोशन, एंड व्हेन वी से इट्स अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सो दैट इज कंसिडर्ड बेसिकली मोशन इन अ वन डायमेंशन। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट हमें देखना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जब भी हम ऐसा कहते हैं ना कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहला आइडिया जो है वो ऐसा होता है कि जब भी हम कहते हैं कि देयर इज अ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इट मींस मोशन इन ए वन डायमेंशन। तो मोशन इन ए वन डायमेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्हेन एवर देयर इज अ ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और वो कोई एक ही डायरेक्शन फॉलो करता है, उसके एग्जांपल्स आप ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा कहते हैं कि देयर इज अ मोशन ऑफ लिफ्ट आइदर इन अपर डायरेक्शन और इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो या तो लिफ्ट ऊपर जाएगा या तो लिफ्ट नीचे आएगा। ओके, सो इट्स अ वन डायमेंशनल मोशन। अगर कोई व्हीकल जो है वो स्ट्रेट पाथ पे जाता है, स्ट्रेट पाथ पे जाता है मतलब वो वहां पे हम ऐसा समझेंगे कि दैट आल्सो कंसिडर एज अ मोशन इन स्ट्रेट डायरेक्शन। अगर मान लो ऐसा एक वायर होता, स्ट्रेट वायर, वन डायमेंशनल वायर, अगर मान लो उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा इंसेक्ट रख दिया, फॉर एग्जांपल एक चींटी रख दी, तो जनरली वो जो वायर है उसी की सरफेस के ऊपर वो जो चींटी है, या तो वो एक साइड से दूसरी साइड जाएगा या तो यू कैन से इट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो कोई एक ही डायरेक्शन में उसका मोशन है वो पॉसिबल हो पाता है, उसी को हम यहाँ पे कहते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि व्हेन वी से मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इट मींस इट्स ए वन डायमेंशनल मोशन। उसके बाद अगर ये समझोगे तो ही आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है मोशन इन ए प्लेन वो आपको समझ में आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे जब भी हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तो मोशन की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो आता है उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। अब ये जो काइनेमेटिक्स है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो काइनेमेटिक्स मतलब क्या? तो क्या हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स मतलब अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स dealing with motion without considering its causes is known as kinematics. काइनेमेटिक्स मतलब ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम उसका मोशन का डिस्कशन करते हैं। फिजिक्स डीलिंग विथ मोशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि उसके मोशन का कोई डिस्कशन हो रहा है बट विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज, क्यों हो रहा है। ओके, सो वी आर नॉट डीलिंग विद दैट कि क्यों हो रहा है, बस मोशन हो रहा है और उसी से अपने को आइडिया लगाना है। उस फिजिक्स को यहाँ पे कहा जाता है काइनेमेटिक्स। व्हेन वी आर डीलिंग विद द कॉजेस, तो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट आता है और उस दूसरे पॉइंट का यहाँ पे अब आइडिया ये लगाते हैं कि व्हेन वी आर डीलिंग विद द अनदर पॉइंट, तो उसको यहाँ पे कहा जाता है डायनेमिक्स। तो दो चीजें आपके सामने यहाँ पे आ सकती है, एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स। यहाँ पे एक ऐसा था कि जिसमें मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज होता है, और यहाँ पे ऐसा है ब्रांच ऑफ फिजिक्स डिस्क्राइबिंग अ मोशन अलोंग विथ इट्स कॉजेस। मतलब हम जब यहाँ पे अलोंग विथ इट्स कॉजेस मतलब जब हम उसके कॉजेस की बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तब जाके जो फिजिक्स का आइडिया बनता है उसको कहा जाता है डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों को जब कंबाइंड करके पूरा एक फिजिक्स बनता है उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। तो जिन लोगों ने ब्रांच सुना होगा मैकेनिकल ब्रांच, तो मैकेनिकल इज बेसिकली पार्ट ऑफ फिजिक्स जहाँ पे काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों का डिस्कशन है वो होता है। where we are dealing with the motion without causes, it is kinematics. Where we are dealing with the causes, it's called as a dynamics. दोनों चीजों का अपने को आइडिया है वो होना चाहिए। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों मिलकर जो पॉइंट बनता है उसी को यहाँ पे कहा जाता है मैकेनिक्स। सो दैट इज अ कंबाइंड ब्रांच मैकेनिक्स, इट मींस इट्स अ काइनेमेटिक्स प्लस डायनेमिक्स। इतना अगर आइडिया है तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका क्लियर हो सकता है, जिसको हम यहाँ पे ऐसा समझते हैं जैसे अभी बताया था कि वी कंसिडर इट दैट इज कॉल्ड एज अ मैकेनिक्स। अब ये जो मैकेनिक्स का डिस्कशन है, मैकेनिक्स में आप ऐसा कह सकते हैं दैट इज अ काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स आर कलेक्टिवली नोन एज मैकेनिक्स। वैसे थोड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और कॉमन पॉइंट में बता दूं
कि जब भी हम यहाँ पे कहते हैं ना दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, ओके, तो जनरली मेरा ये मानना होता है कि फिजिक्स में देखोगे तो वहां पे भी सी एस आता है, मैकेनिक्स में भी सी एस है, काइनेमेटिक्स में भी सी एस है और डायनेमिक्स में भी सी एस है। एंड जनरली वी कंसिडर सी एस बोले तो कॉमन सेंस। अगर आपको फिजिक्स अच्छा करना हो तो देखो फिजिक्स के अंदर भी सी एस है। अगर थोड़ा फिजिक्स अच्छा करना हो, फिजिक्स को अच्छी तरह से समझना हो, तो जितना आप अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे उतना फिजिक्स आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज योर कॉमन सेंस। जब भी आप पढ़ते हैं थोड़ी कॉमन सेंस का यूज किया कीजिए। आई नो दैट कॉमन सेंस इज वेरी रेयर सेंस, ओके, सबके पास इतना नहीं होता है, वो यूज टू होता है कॉमन सेंस को यूज करने के लिए, ओके। तो ऑलवेज यूज अ लिटिल कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का एक बेसिक आइडिया काफी सारी जगहों पे आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप ट्रैफिक पॉइंट पे खड़े हैं, रेड सिग्नल है, जैसे रेड से ग्रीन होता है, एवरीबॉडी इज जस्ट हॉकिंग एंड हॉकिंग एंड हॉकिंग। बट इफ यू यूज अ लिटिल कॉमन सेंस, क्या, क्योंकि वहां पे कोई रहने के लिए नहीं खड़ा है, जैसे आगे वाले को टर्न चांस मिलेगा वो आगे जाएगा, आपका भी टर्न आ जाएगा। तो वहां पे अगर हर कोई अपना अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज करे तो आप वहां से नॉइज पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। तो वहां पे नॉइज साउंड जो फिजिक्स भी है, ओके, तो वो फिजिक्स भी आपको समझ में आ सकता है इफ यू चेंज योर एस्पेक्ट्स ऑफ थिंकिंग। अगर आप थोड़ा सा थिंकिंग चेंज करेंगे, ताकि यहाँ पे जो हमारा जो बेसिक आइडिया होता है वो किस तरह से थिंकिंग को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर पूरा फिजिक्स है वो डिपेंड करता है। एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू फिजिक्स इज अबाउट द कॉमन सेंस। वैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स में भी सी एस है, काइनेमेटिक्स में, मैकेनिक्स में और डायनेमिक्स में, ओके। हर एक का जो एंड है वो सी एस से होता है, और सी एस बोले तो कॉमन सेंस। देर आर सो मैनी प्लेसेस, हम थ्रू आउट द ईयर या 2 years आपको हर वक्त आपको एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देते जाएंगे जहाँ पे आप छोटा सा अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा वहाँ पे फायदा जो है वो हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे जितना कॉमन सेंस यूज करेंगे उतना आपको फिजिक्स जो है वो अच्छी तरह से आ सकता है। अब फिजिक्स के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ए पार्टिकल। कॉन्सेप्ट ऑफ ए पार्टिकल, जैसे यहाँ पे अगर पूरा फिजिक्स हमें समझना हो, और ये समझिएगा ये पॉइंट, वैसे आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, जब आप 12th स्टैंडर्ड का लास्ट लेक्चर समझते होंगे तो मैं आपको इस बात की याद दिलाऊंगा कि हमने 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेक्चर जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल से स्टार्ट किया था, और आज आपका लास्ट लेक्चर है वो पार्टिकल से ही खत्म हो रहा है। कैसे? हमारे पास उसका एक सिंपल सा आइडिया है। देखिए यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ ए पार्टिकल, इट्स अ पार्टिकल इज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट एंडोड विथ मास। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात समझाई कि पार्टिकल वो है जिसका साइज पॉइंट साइज है, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, और जिसके अंदर मास है। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जब भी हम कहते हैं ना कि कोई भी पार्टिकल के अंदर मास है, तो मास जनरली किससे बनता है? तो कि मास जो है वो एटम्स उससे बनता है। वो किससे बनता है? तो कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जहाँ पे रहते हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो जनरली 12th स्टैंडर्ड में वो चैप्टर में लास्ट में पढ़ाता हूँ, तो वहां पे भी कॉन्सेप्ट जो है कि हम स्टार्ट करते हैं पार्टिकल से। 11th और 12th साइंस फिजिक्स जो है वो हम स्टार्ट करते हैं पार्टिकल से, और उसका एंड होता है मास। पार्टिकल जिससे बना हुआ है वो मास, और मास भी जिससे बना हुआ है वो एटम, और एटम के अंदर जो आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारा जो पूरा का पूरा 11th और 12th का जर्नी होता है वो हम पार्टिकल से स्टार्ट करते हैं और न्यूक्लियस पे हम खत्म करते हैं। और जहाँ पे जनरली हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो होता है वे ऑफ थिंकिंग का, ओके। तो जनरली दोज हु आर दैट अंडरस्टैंडिंग कि फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला,
ओके काफी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मेरा बायोलॉजी ग्रुप है तो मुझे फिजिक्स कैसे अच्छी तरह से आएगा। ओके यहाँ पे मैथ्स ज्यादा आता है, बट आई कंसिडर इट कि फिजिक्स के अंदर मैथ्स हाँ आता है, डेफिनेटली आता है, बट यहाँ पे ज्यादातर देखा जाए ना तो 4 फंक्शन से ज्यादा आते हैं। एक आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके तो ये जो 4 सन है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वैसे ये 4 तो आपको आते ही होंगे। बस अगर वो आते हैं तो आपको फिजिक्स भी आ जाएगा। फिजिक्स में इन 4 के अलावा कोई ज्यादा बड़ा मैथ्स नहीं आता है। तो जितना आप उसको अच्छी तरह से समझेंगे, जितना आप अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे, उतना आपको ज्यादा अच्छी तरह से पता चल सकता है। सो हियर द पॉइंट इज दैट अगर हमने पार्टिकल को समझा है, पार्टिकल का आइडिया लिया हुआ है, तो आपको और फिजिक्स अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। द रीजन इज दैट फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि अगर मान लो मैंने कोई पार्टिकल का मोशन समझा, पार्टिकल समझ में आएगा तो वो जिस पार्टिकल, जिस बॉडी का पार्टिकल है, उस बॉडी को मैं समझ पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कहा कि ये जो पेन है उसका ये जो टिप है, इस टिप ने एक सर्कुलर पाथ कवर किया, तो आप कहोगे कि ऑफ कोर्स अगर ये टिप सर्कुलर पाथ कवर कर सकता है, बट द टिप इज अ पार्ट ऑफ दिस पेन, अगर ये टिप ने सर्कुलर पाथ कवर किया तो उसका मतलब ये कि ये पूरे पेन ने ही क्या किया होगा, सर्कुलर पाथ कवर किया ही होगा। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि इस पेन का एक पार्टिकल ऊपर जाकर वापस नीचे आया, तो डेफिनेटली ये पार्टिकल उससे अलग नहीं है, वो पार्टिकल इसी का पार्ट है। तो पूरा ऊपर भी गया और पूरा का पूरा कहाँ आया, नीचे भी आया। तो जितना आप उसको समझेंगे उतना आपको ज्यादा अच्छी तरह से पता चल सकता है। आई होप इट्स क्लियर। तो पार्टिकल का बिहेवियर समझना वो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। जितना हमने पार्टिकल का बिहेवियर समझा उतना हमें ऑब्जेक्ट भी अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। ताकि अगर मुझे कोई बॉडी का मोशन समझना है तो मैं पार्टिकल का मोशन समझ लूँ, पार्टिकल पता चलेगा तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल पता चलेगा, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल पता चलेगा तो पूरे बॉडी का मोशन मुझे पता चल सकता है। तो जनरली आप 11th में जो फिजिक्स यूज करते हैं उस फिजिक्स का बेसिक पार्ट होता है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, ओके, महसूस करते हैं, फील करते हैं, ओके, तो उस टाइप की मोशन को हमें यहाँ पे देखना होता है। वैसे कुछ कुछ बात में ऐसा भी कह सकते हैं कि फिजिक्स इज अबाउट द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ओके, जैसे इसका फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, तो अगर आप देखो तो फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया कि फिजिकल वर्ल्ड मतलब क्या, तो कि एक ऐसा साइंस जहाँ पे हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बातें करते हैं, जहाँ पे हम नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यू कैन ऑल्सो से दैट द फिजिक्स इज अ नेचर ऑफ साइंसेस। ओके यहाँ पे जितना आप फिजिक्स को नेचर के साथ कनेक्ट करोगे उतना आपको ज्यादा पता चल सकता है। ओके और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐसा आ सकता है, देखिए कि एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसमें एक आइडिया लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या, तो कि अगर मैं अपनी फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो मुझे एक अलग व्यू मिलता है, पर अगर आप अपनी फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखो तो आपको एक अलग व्यू मिलता है। उसके लिए आप एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल आप ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्रेन की विंडो के पास बैठे हैं, ट्रेन मोशन में है, और फॉर एग्जांपल अपने अलग 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 स्टेशन जो है वो पास हो रहे हैं, ऐसा आपने देखा, उसके नाम देखे और जो प्लेसेस जा रहे हैं ऐसा आपने देखा। सो वी आर यूज्ड टू विद दैट कि अगर हमें कोई पूछेगा कि क्या भैया वो बड़ौदा स्टेशन गया, तो हम कहेंगे हाँ वो अभी थोड़ी देर पहले गया। बट इफ यू नोटिस दैट, क्या कहीं से बड़ौदा जो स्टेशन है, क्या वो बड़ौदा स्टेशन कहीं चला गया कि बड़ौदा स्टेशन से हम कहीं और चले गए? तो जनरली हम ऐसा कहेंगे कि हम जहाँ बैठे थे तो हमें ऐसा लगा कि अहमदाबाद से आए, बड़ौदा आया, उसका वो जो नाम था वो देखा, स्टेशन देखा, हम चले गए, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम एक डायरेक्शन में जा रहे थे और बड़ौदा दूसरी डायरेक्शन में जा रहा था। तो वी फील कि हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं और जो स्टेशन है वो कहीं मोशन में है। अंडरस्टैंड?
तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है कि मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, मतलब आई एम इनसाइड द मूविंग ऑब्जेक्ट। बट मैं जहां बैठा हूँ वो मेरे कॉन्टेक्स्ट में, मतलब आपके बाजू में जो बैठा हुआ है वो अभी भी आपके बाजू में बैठा हुआ है। ट्रेन मोशन में है, फिर भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मोशन में है। यू फील दैट पर्सन ऑन द रेस्ट पोजिशन, ताकि वो आपके बाजू में बैठा हुआ है। बट इफ यू कंपेयर, अगर आप दो अलग अलग लोगों की थिंकिंग को, उसके ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करोगे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अच्छी तरह से पता चलेगा। कि अगर मान लो आप और आपका फ्रेंड, आपका फ्रेंड आपको ट्रेन में जा रहे थे, आपको छोड़ने के लिए आया। आधे घंटे के बाद, मतलब ट्रेन चला गया, आधे घंटे के बाद आपको फोन आया किसी एक और फ्रेंड का, एंड ही आस्क्ड कि वो दूसरा फ्रेंड कहाँ गया। तो आप ऐसा कहोगे कि भाई मैं तो वहां से निकल गया और वो वहीं रह गया, मतलब हम निकल गए, मतलब हमारा ट्रेन कहीं आगे चला गया। जो फ्रेंड आपको स्टेशन पे छोड़ने आया था, अगर उसको किसी का फोन आता तो वो क्या कहता कि मैं इधर हूं और वो कहीं चला गया। इट मीन्स अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेन मोशन में है, पर अगर आप ट्रेन में हो तो आपको ऐसा लगेगा कि प्लेटफॉर्म मोशन में है। अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो आपको ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, तो अगर आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाए, अगर आप ट्रेन में चले जाओ, तो ट्रेन के कॉन्टेक्स्ट में आपको ऐसा लगेगा कि आप वहीं के वहीं हो। जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ जा रहा है, पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है। मे बी यू हैव नोटिस दैट कि जब भी आप कार में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो यू फील कि जो भी ट्रीज वगैरह है ना, वो फटाफट फटाफट पीछे जा रहा है। तो एग्जैक्टली ट्री कहीं पीछे नहीं जा रहा है, हम आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी रोड हमारा व्हीकल मोशन में है। अगर मान लो व्हीकल के मोशन में रोड, व्हीकल के रिस्पेक्ट में अगर रोड मोशन में होता तो एक अलग सिचुएशन हम ऑब्जर्व करते। आप कार में बैठे हो और दूर कहीं से फटाफट निकल जाते हो, तो यू फील दैट कि बाहर एक इंसान या तो कोई होटल ऐसा था जो फटाक से चला गया। और अगर कोई होटल पे खड़ा है और उसने आपकी कार देखी तो वो ऐसा कहेगा कि वो कार फटाक से चला गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट मींस इट्स अ वन काइंड ऑफ अ विंडो जहां से हम उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। इट्स ऑल्सो कंसिडर एज ए ऑब्जर्वर विंडो, जहां से मैंने कोई चीज को ऑब्जर्व किया, उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट दिया, अ प्लेस एंड अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर एन ऑब्जर्वर टेक्स हिज ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां से कोई ऑब्जर्वर अपना ऑब्जर्वेशन लेता है, इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसका मतलब ये कि अगर मैं ट्रेन में बैठा हूं तो मेरे लिए अर्थ मोशन में है। अगर मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं तो मेरे लिए, अगर मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं तो मेरे लिए स्टेशनरी अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना, और उसके कॉन्टेक्स्ट में ट्रेन जो है वो मोशन में आया। तो ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन का जो विंडो है दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर दैट ऑब्जर्वर। अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो जो पूरा अर्थ है वो उसके लिए बन जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? उसको लेकर यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया दिया गया है कि देख, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझू, दैट इज एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस। तो यहाँ पे ये जो तीन डायरेक्शंस हम समझते हैं, उसमें अगर ऑब्जेक्ट जो है उसका मोशन सिर्फ एक डायरेक्शन में मैं समझू, तो दैट आई कंसिडर एज ए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ऐसा कहता हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल आप ऐसा कह सकते हैं, व्हीकल मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड और लिफ्ट मोशन, दैट्स अ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ऐसा कहता हूँ मोशन इन ए टू डायमेंशन, मतलब एक फुटबॉल प्लेयर है जो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो एक्स वाई प्लेन है वहां पे वो मूव कर रहा है, दैट्स ग्राउंड। तो वो एक्स में भी जा सकता है, वो वाई में भी जा सकता है, तो वो एक्स जेड प्लेन में मूव कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज ए मोशन इन ए टू डायमेंशन। अब अगर मान लो एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक मक्खी बैठी है, मक्खी थोड़ी इधर उधर मतलब एक्स जेड मोशन में वो चल रही है। जैसे ही कोई इसके पास आया, मक्खी उड़ गई, मतलब दैट इज कंसिडर्ड थ्री डायमेंशनल मोशन।
तो एक होता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक होता है मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए 1 डायमेंशन, मोशन इन ए 2 डायमेंशन जहाँ पे प्लेन में मोशन हो, और तीसरा होता है जिसको आप कहते हैं मोशन इन 3 डायमेंशन। तो यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कशन करते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का और मोशन इन ए प्लेन का। ओके, तो आपका जो थर्ड चैप्टर है वो समझेंगे तो आपको फोर्थ चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। क्लियर? चलो, आफ्टर दिस यहाँ पे एक आइडिया लेना है जिसको हम कहते हैं पोजीशन। तो पोजीशन मतलब क्या हो सकता है? तो पोजीशन का आइडिया आप ऐसा लगा सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट की सिचुएशन कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, जब हम उसकी सिचुएशन को एक स्पेसिफिक टाइम पे जब हम देखते हैं तो उसको हम यहाँ पे पोजीशन कहते हैं। एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे कोई एक ऑब्जेक्ट की सिचुएशन है, उसको आप यहाँ पे पोजीशन कह सकते हो। अगर पोजीशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग बन रहा है, मतलब पहले कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पे था, अगर वो ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पे है तो उसको आप कह सकते हैं उसका पोजीशन चेंज हुआ। पोजीशन चेंज होता है तो चेंज इन पोजीशन को आप कह सकते हो कि उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एक्चुअल में ये जो चैप्टर है उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट समझिए आप, कि कोई भी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के सिस्टम में अगर मान लो मैंने ऐसा बताया, जैसे आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसा कह दूं कोई एक ऑब्जेक्ट के लिए, मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया फॉर पोजीशन, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया कोई पी पॉइंट है और मैंने ऐसा कह दिया 5,2, देन व्हाट यू कैन से अबाउट इट्स पोजीशन, ये 5,2 कहाँ होगा? अब डेफिनेटली आप कहोगे कि सर ये जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में 5 यूनिट पे होगा और वाई एक्सिस पे 2 यूनिट पे होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि कोई क्यू पॉइंट है, मैंने कह दिया 10,0, तो आप डेफिनेटली कहोगे कि सर ये जो क्यू 10,0 है मतलब क्यू पार्टिकल एक्स एक्सिस पे होगा जिसका वाई जो है वो 0 होगा, मतलब मुझे एग्जैक्टली उसका पोजीशन है वो मिल सकता है। यहाँ पे यूनिट आप सेंटीमीटर में, मीटर में, किसी में भी आप ले सकते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कोई ए पॉइंट है विच इज वैल्यू 0,0, तो आप डेफिनेटली कहोगे कि अभी ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है। अगर मान लो मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, मान लो मैंने कह दिया बी -2,4, तो -2,4 आपको इंडिकेट करवाएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट यानी आपको आई थिंक ये आइडिया होगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर उसका आइडिया है तो आपको ये सभी बातें हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। ओके, अब ये छोटी छोटी बातों को जितना आप अच्छी तरह से समझने का ट्राई करेंगे उतना आपका काम जो है वो और आसान हो सकता है। अब आपने पोजीशन समझा तो आपको पाथ लेंथ भी समझ में आएगा। पाथ लेंथ का आइडिया बहुत ही सिंपल सा है। पाथ लेंथ मतलब हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, देखो जैसे उसका नाम है ना वैसे ही उसका आइडिया है। पाथ लेंथ यानी लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड एज अ पाथ लेंथ। आई रिपीट, a length covered by an object, it's called as a path length. Simplest thing. जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई एक सिचुएशन सिचुएशन देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा कहा कि ये एक पॉइंट है जहाँ से मैं इस डायरेक्शन में गया। अगर मान लो मैंने इसको 0 कहा और इसको मैंने 10 मीटर ऐसा कहा, तो पाथ लेंथ जो है वो पार्टिकल 10 मीटर जो है वो राइट साइड गया, वैसा आप कह सकते हैं। अगर मैं वहां से वापस इसी डायरेक्शन में आया और मैं वापस यहीं पे पहुंच गया, इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी पर जाने के बाद वापस ए पे आया, तो इस केस में उसका पाथ लेंथ जो है वो कितना होगा, तो उसका पाथ लेंथ होगा 20 मीटर का। ओके, क्यों ऐसा कह सकते हैं? तो कि बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, ताकि वो 20 मीटर इसलिए हमने कहा कि वहां मतलब एक साइड से दूसरे साइड गया, दूसरी साइड से वापस वहां पे आया, मतलब ये डिस्टेंस भी काउंट होता है, ए से बी तक जाने वाला और बी से ए तक आने वाला पॉइंट भी काउंट होता है। सो टोटल पाथ लेंथ इज कंसिडर फ्रॉम ए टू बी
एंड बी टू ए। तो पाथ लेंथ के लिए आप ऐसा भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मान लो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे उसके क्वाड्रेंट भी बताए, वैसे इसका आइडिया होना चाहिए आपको। मान लो ये बना ए पॉइंट, ये बना बी, ये बना सी और ये बना डी पॉइंट। तो ए बी सी डी 4 पॉइंट है। अब इसके लिए मैं एक छोटा छोटा आइडिया मैं दे देता हूँ, वैसे इसके साथ साथ अभी आगे आएगा, फिर भी मैं यहीं पे आइडिया दे देता हूँ कि एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को आप सिंपल वे में ऐसा कह सकते हो, जिसको आप बता सकते हैं चेंज इन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ये भी आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ ही है कि अगर मैं ऐसा कहता कि वो पार्टिकल, देखो जैसे यहाँ पे वो ए बी एक आइडिया दिया है ना, तो अगर 20 मीटर उसका पाथ लेंथ है, अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछता इसी सिचुएशन के लिए, तो जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या आएगा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट का आंसर आएगा 0, ताकि जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पे आ गया, सो दैट वैल्यू इज 0। देखिए अब यहाँ पे जो आपके पास ये 4 पॉइंट मैंने दिए हुए हैं, उस 4 पॉइंट के लिए अगर मैं अलग अलग पॉइंट ले लूं, जैसे कि अगर मैं ऐसा कहता हूं कि पार्टिकल ए से गया बी, ओके, अब पार्टिकल ए से बी गया, तो वैसे ए से बी जाने के लिए जब भी ऐसा पूछा जाता है तो इट्स वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट कि क्या वो ए से बी ऐसे गया कि वो ए बी सी बी ऐसे गया। ओके, अगर वो ऐसे गया तो उसने सिर्फ पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट ही कवर किया, पर अगर वो ए से डी, डी से सी और सी से बी अगर जाता है तो उसने पूरे सर्कल का 3/4 पार्ट कवर किया। क्लियर? तो देखो अगर मैं यहाँ पे ए बी ले रहा हूँ और मैंने ऐसा कह दिया कि उसने वहां पे जो ए बी ट्रैवल किया वो इसी डायरेक्शन में किया, मतलब मैं उसको शॉर्ट में लिख देता हूँ ए एन टी सी एल के, यानी एंटी क्लॉकवाइज गया। देखो एंटी क्लॉकवाइज जब जा रहा है तो उसका पाथ लेंथ क्या होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पाथ लेंथ का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, वो अगर मुझे सोचना है तो देखिए यहाँ पे मुझे अगर सोचना हो, दिमाग लगाना हो, तो पाथ लेंथ यानी जो भी उसने पाथ ट्रैवल किया, यानी ये पार्ट हुआ, अगर वो ए से ए आता वापस के, तो क्या आप उसको कहते पूरा सरकमफरेंस उसने ट्रैवल किया, ए से वापस ए पे आता तो भी कंसीडर्ड एज होल सरकमफरेंस। पर अब यहाँ पे पूरा सरकमफरेंस तो नहीं लिया, उसने कितना सरकमफरेंस लिया, तो कि सिर्फ ए से बी वाला सरकमफरेंस लिया, मतलब पूरे सरकमफरेंस का 1/4 पार्ट लिया। तो जो यहाँ पे पाथ लेंथ लिखा है उसके लिए आपको कहना चाहिए 1/4 ऑफ टोटल सरकमफरेंस, एंड दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी पाई आर बाय 2। पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वहां पे आइडिया बहुत सिंपल सा लगाना चाहिए। कैसे? तो क्या देखो डिस्प्लेसमेंट में ये रेडियस आर बना, ये भी रेडियस आर बना, और ए से बी। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की एक इंटरेस्टिंग बात ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंसिडर किया कि ये एंटी क्लॉकवाइज किया, ठीक है, यहाँ पे लिखा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज लिया तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो ए से बी इस डायरेक्शन में गया, यानी 1/4 ऑफ टोटल सरकमफरेंस कवर किया। पर अगर वो ए से बी इधर जाता, मतलब ए से डी, डी से सी और सी से बी जाता, तो हम वहां ऐसा कहते कि उसने पूरे सरकमफरेंस का 3/4 पार्ट कवर किया। अंडरस्टैंड? पर डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमने कहा है चेंज इन पोजीशन। या तो हम एकदम शॉर्ट में और मजेदार तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं या तो मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं, दोनों ही किस्सों में उसका जो ए से लेकर बी तक का पाथ है, वो ए से लेकर बी तक का पाथ कैसा रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ए से बी वो
क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए उसमें कोई डिफरेंस आता नहीं। क्लियर? तो देखो यहाँ पे अगर आपने पाइथागोरस लगा दिया, आप सर्कल देखते, ये आर और ये बन गया आपका पाइथागोरस। ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है उसका आंसर आपका आना चाहिए √2r। देखो जनरली क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स है ना, वो क्वेश्चन कौन सा दे, उसमें वैल्यू क्या दे, उसके ऊपर फोकस करते हैं। एंड आई ऑलवेज प्रेफर कि आप बेसिक फार्मूला के ऊपर फोकस करो। मान लो कि मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि एक सर्कल है, एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस 50 मीटर है, वो ए से बी गया, ए से सी गया, ए से डी गया, व्हाटएवर कोई जगह पे गया, तो उसका पाथ लेंथ क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आगे भी वही क्वेश्चन आने वाला है। बट आई प्रेफर कि 50 मीटर हो तो आपको एक स्पेसिफिक आंसर से मिलेंगे, पर अगर मैं आर लेकर क्वेश्चन को समझ लूं तो मेरा काम बहुत ही आसान है। क्यों? देखो अब यहाँ पे आर की कोई भी वैल्यू लगा लो, πr/2 और इधर √2r ही रहेगा, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। अब आर की कोई भी वैल्यू लेते जाओ, 50 लेना हो तो 50 लो, 100 लेना हो तो 100 लो, व्हाटएवर यू रिक्वायर्ड, आप वो आर का वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि ये जो पॉइंट तो हमने समझ लिया, अगर उसी के साथ साथ उसमें हम थोड़े से और भी पॉइंट्स ऐड करते, जो भी हम करेंगे, तो आइडिया यहाँ पे ऐसा बताया जा सकता है, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल इन सम टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पाथ लेंथ। यानी जो भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया हुआ है कोई भी टाइम इंटरवल, दैट्स कॉल्ड एज अ पाथ लेंथ। हर कोई मोमेंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो एवरी मोमेंट उसका पाथ चेंज होता रहता है, और हर मोमेंट जहां जहां उसका पाथ चेंज होता रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम पाथ लेंथ कहते हैं। क्लियर? चलो, आफ्टर दिस डिस्प्लेसमेंट, जिसका भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन सम टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन पोजीशन कहो या तो आप उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज है जो बहुत ही काम की है कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट है, उसमें एक पॉइंट आपको बता देना चाहिए कि पाथ लेंथ जो है वहां पे जो भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता दूं, अगर मान लो ये ए पॉइंट होता, अगर ये बी पॉइंट होता और ए से बी में कनेक्ट करता, ठीक है, और यहाँ पे कोई जगह पे सी पॉइंट होता और उसको भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, तो देखो अगर मैं इसको कहता कि ये ओरिजिन है, ठीक है, ये डिस्टेंस भी 10 मीटर है और ये डिस्टेंस भी 10 मीटर है, ये वाला डिस्टेंस और इसके लिए ये वाला डिस्टेंस। अब मैं यहाँ पे ऐसा कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ए से बी गया तो पाथ लेंथ बनेगा 10 मीटर, बरोबर। पर अगर मैं ऐसा कहता हूँ मैं ए से बी गया और बी से वापस ए आया, वैसे इस केस में ए से बी में पाथ लेंथ हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का आंसर 10 मीटर आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल ने स्ट्रेट पाथ पे कवर किया। जब भी पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे कवर करता है तब उसका डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ दोनों का वैल्यू सेम होता है। क्लियर? अब अगर मान लो मैं गया ए से बी और वापस आया, मतलब ए से बी और वापस आया ए पे, तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है ए से बी गए, बी से वापस ए पे आए, तो इस सिचुएशन के अंदर मैं पाथ लेंथ कहूँ तो 10 मीटर जाने का, 10 मीटर आने का, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो हुआ 20 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ से स्टार्ट किया, तो कि स्टार्ट किया ए से, खत्म भी कहाँ पे किया, तो कि वो भी ए पे, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 मीटर। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट कि अगर मैं ऐसा कहता हूं मैं ए से बी गया, बी से वापस ए पे आया और ए से अब मैं गया सी पे, अगर इस सिचुएशन की बात करें तो इसमें पाथ लेंथ क्या होगा और इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पाथ लेंथ का मतलब जैसे हमने समझा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल, तो
पार्टिकल ने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए से बी जाना, बी से वापस ए आना 20 मीटर, अब ए से वापस सी पे गया तो वो भी उसमें ऐड ही होगा। जैसे आप अपने घर से स्कूटर लेकर निकले, आप कहीं पे भी जाते हो तो वहां पे जो टोटल डिस्टेंस है वो काउंट ही होता रहता है। आप अपने घर से स्कूटर लेकर कहीं पे गए, वहां से वापस आते हो तो पेट्रोल का कंजम्पशन तो काउंट ही होता है, डिस्टेंस भी आपने ट्रैवल किया है, तो वहां पे पाथ लेंथ है वो काउंट ही होता है। इसलिए आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं ए से बी, बी से ए और ए से सी, तो टोटल पाथ लेंथ बन जाता है 30 मीटर। वॉट एवर द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में ऐसा समझा जाता है कि अगर मैं ये ए को ओरिजिन समझूं तो ये वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन समझूं, प्लस वीई को पॉजिटिव बोला जाता है, और ये वाली डायरेक्शन है उसको मैं नेगेटिव डायरेक्शन समझूं। ओके, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट ऐसा कहा जा सकता कि मैं जहां से स्टार्ट किया, ओरिजिन से वापस ओरिजिन पे आ गया, अब ओरिजिन से मैं लेफ्ट साइड गया, इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट है वो -10 मीटर होगा। तो 3 एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ए से बी वाला, एक ए से बी वापस ए पे वाला, और एक ए से बी, ए से मतलब ए से बी से ए और ए से वापस सी। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फंडा ये निकलता है जो आपको ऑब्जर्व करना है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, और इस केस में भी पॉजिटिव है। पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पहले वाले किस्से में, जब हम स्ट्रेट पाथ जा रहे थे ना, तो पहले वाले किस्से में वो पॉजिटिव था, ये वाला किस्सा। दूसरे वाले किस्से में हम वापस से उसी जगह पे आ गए, इसलिए उस केस के लिए वो हो गया 0। और तीसरा वाला किस्सा है जहां से हम अपोजिट डायरेक्शन में गए, तो वहां पे आप देख सकते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा आया, नेगेटिव। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि पाथ लेंथ जो है उसमें हम ऐसा कह सकते हैं, पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0 भी हो सकता है। तो path length is always positive, where the displacement is positive, negative as well as 0. I hope it's clear. तो path length का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। path length मतलब ऐसा समझने का ट्राई करिए कि जो भी डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रैवल किया वो उसमें काउंट हो ही गया। सर्कुलर पाथ का जो भी एग्जांपल लिया था आगे भी आएगा कि जहां से स्टार्ट करके वापस वहीं पे आता है तो उसका पाथ लेंथ इट्स लाइक अ सर्कमफरेंस 2πr, बट द डिस्प्लेसमेंट जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पे आया, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर? सर्कुलर पाथ है, फिर से आप समझो ए बी सी डी, वापस बी सी बी ए, यानी एक सर्कल और एक दूसरा सर्कल, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो टोटल पाथ लेंथ इज अ ट्वाइस ऑफ सर्कमफरेंस 4πr होगा। बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट उसका 0। आई होप इट्स क्लियर। चलो, इतना समझेंगे तो आपको और सारी बातें है वो समझ में आ सकती है। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें जो भी मैंने लिखा वही यहाँ पे बताया है, पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, यहाँ पे इलास्ट्रेशन का मतलब आप ऐसा समझिए कि टॉपिक को समझने के लिए हम यहाँ पे उसको इलास्ट्रेट कर रहे हैं जो हमें समझाएगा। अभी जो मैंने पूरा का पूरा किस्सा यहाँ पे बताया था ये उसी का एक फॉर्मेट है, प्रॉपरली बताया है। A particle moves along a circle of radius r, start from A and moves in an anti-clockwise direction. अभी जो एग्जांपल लिया था वो उसी को समझाता हुआ यहाँ पे 4 अलग अलग सिचुएशन जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे ऐसा समझे कि एक सर्कल ड्रॉ कर ले, और सर्कल जो है उसको हम वैसे दिया भी है, देखिए, तो यहाँ पे एक सर्कल है ऑलरेडी हमारे पास, तो मैं ए से बी जाता हूँ, बी से सी आता हूँ, सी से डी आता हूँ और वापस ए पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहीं पे आपको पूरा का पूरा समझाने का ट्राई करता हूँ, आप भी पैरेलल मेरे साथ समझने का ट्राई करिएगा। ओके, सो दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो देखिए, यहाँ पे उसने ऐसा बताया है कि मैं ए से बी गया, ए से बी गया, और एज वेल एज वो ए से बी तो आपको जाना ही जाना है,
प्लस ऐसा सोचना है कि ए से बी कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो क्या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ए से सी जाना है, फ्रॉम ए टू डी जाना है, और 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो पहले वाले किस्से की अगर मैं बात करूँ, तो पहले वाला किस्सा तो आई थिंक अब सबको पता ही होगा कि पहले वाला किस्सा, तो मैं पाथ लेंथ का हूँ तो आई थिंक इट्स अ क्लियर 1/4 ऑफ टोटल सर्कमफरेंस, ऑल आर एग्री विद दैट। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट जो है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या बनेगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी आप क्लियर होंगे, √2r, ताकि आप कोई एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा वाला किस्सा मैं लेता, तो दूसरा वाला किस्सा यानी ए से सी वाला, ए से सी, तो इसके फिगर के कॉन्टेक्स्ट में देखो, आप सीधा सीधा गए, वो आपका डिस्प्लेसमेंट बना, और यहाँ से यहाँ गए वो आपका सरकमफरेंस बना। तो देखिए यहाँ पे पाथ लेंथ जो है उसको कहेंगे हाफ ऑफ सरकमफरेंस, हाफ ऑफ 2πr विच इज इक्वल्स टू πr, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या बनेगा, तो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायामीटर। क्लियर। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो तीसरे पॉइंट में हम कहां से कहां गए, ए से डी गए। नाउ इट इज इंटरेस्टिंग कि अगर मैं ये जो फिगर दिया गया है वहां से मैं ए से बी गया, बी से सी गया और वापस डी पे आया, यानी पूरे सर्कल का 3/4 पार्ट कवर किया। बट फॉर द डिस्प्लेसमेंट में तो डी से ए तक ही आया ना। तो देखिए यहाँ पे पाथ लेंथ में आप ऐसा कह सकते हो 3/4 ऑफ टोटल सरकमफरेंस, बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट √2r ही बनेगा। तो यहाँ पे ये समझा जाता है कि ए से बी तक जाओ तो भी डिस्प्लेसमेंट सेम, और ए से डी तक जाओ तो भी डिस्प्लेसमेंट सेम, ताकि यहाँ पे बनता तो ट्राइंगल ही है, ये भी आर ये भी आर, तो ये बनेगा √2r और ये भी बनेगा √2r। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज कह देता तो भी आंसर में कोई चेंज आता। हाँ, ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, पाथ लेंथ में थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, ओके। और लास्ट वन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी पूरा सर्कल कंप्लीट करो तो पाथ लेंथ क्या बनेगा, यस पाथ लेंथ बनेगा उसका सरकमफरेंस, दैट्स 2πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, यस डिस्प्लेसमेंट बनेगा 0। आई होप इट्स क्लियर। चलो, तो इतना समझा होगा तो आपका काफी सारा काम है वो आसान हो सकता है। जनरली आई प्रेफर कि आप थोड़ा 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 समझेंगे, थोड़ी जल्दबाजी कम करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। यहाँ पे एक ऐसा किस्सा बताया गया है, जैसे अगर आपको पाथ लेंथ पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, तो अब आपको एवरेज स्पीड के बारे में पता चल सकता है। तो एवरेज स्पीड के बारे में पता करना हो तो सबसे पहले तो आपको स्पीड क्या है वो पता चलना चाहिए। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। यहाँ पे दो चीजें आएगी, एक होगा स्पीड और एक होगा वेलोसिटी। तो जब भी हम कहते हैं ना स्पीड, तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी जब आप कहते हैं तो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। और उसी से आप वो बात को भी कनेक्ट कर सकते हैं कि स्पीड में अगर पाथ लेंथ आता है और पाथ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव है तो स्पीड भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, 0 भी है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों ही हो सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है ना उसका कॉन्सेप्ट समझना मजेदार है। जनरली आपका कॉन्सेप्ट कभी भी एवरेज को लेकर क्या होता है कि आप एवरेज मतलब क्या समझते हैं पता है, आप एवरेज मतलब ऐसा समझते हैं कि किसी का एवरेज निकालना, जैसे रिजल्ट्स आते हैं तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल 4 सब्जेक्ट है तो चारों सब्जेक्ट के जो भी ऑब्टेन्ड मार्क है उसका एडिशन करो, डिवाइड बाय 4 कर दो तो उसका परसेंटेज मिल जाता है, दैट यू कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू। यहाँ पे ये एवरेज वैल्यू थोड़ी अलग तरीके से काम करता है, ओके। वो अलग तरीका क्या है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे एवरेज स्पीड है उसका मतलब ये लिया जाता है, उसको हम शॉर्ट में यहाँ पे अभी मैं समझा रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ एवरेज स्पीड, तो उसका मतलब यहाँ पे लिया जाता है टोटल
डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, फॉर एग्जांपल उसने अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किए। मान लो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ लिया, उसमें 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग डिस्टेंसेस लिए, D1 D2 D3 D4 एंड D5 फॉर एग्जांपल। तो हर एक डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको अलग अलग टाइम लगा। तो यहाँ पे जब मुझे एवरेज स्पीड निकालना ना, तो कौन कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कि भाई D1 किया, D2 किया, D3 किया, ऐसे करते करते उसने D5 तक किया। सभी डिस्टेंसेस को ऐड करो, डिवाइड बाय जितना भी टाइम लिया है, सभी टाइम को ऐड करो, तो उसको कहा जाता है एवरेज स्पीड। इसका बेस्ट एग्जांपल ये होता है कि अगर मान लो कोई अहमदाबाद से बड़ौदा, ओके, कोई अहमदाबाद से बड़ौदा ट्रैवल करके जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि अगर वो अहमदाबाद से बड़ौदा जाता है तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो कि डिस्टेंस फॉर एग्जांपल ट्रैवल किया 100 किलोमीटर। अब वो अहमदाबाद से निकला, ट्रैफिक था, थोड़ा रुका, थोड़ा गया, थोड़ा रुका, थोड़ा गया, उसके बाद एक्सप्रेस वे आया, फुल स्पीड में गया, फिर से कुछ जगह पे रुका वगैरह वगैरह करते करते वो यहाँ पे पहुंचा। कितना टाइम लिया, तो कि भाई 2 घंटा लिया। देन व्हाट इज एवरेज स्पीड आइडिया, तो कि टोटल डिस्टेंस कितना 100 किलोमीटर, उसके लिए कितना टाइम लिया 2 आवर्स। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बना 50 किलोमीटर पर आवर। तो उसका मतलब आपको ऐसा समझना है कि उसने एवरेज अहमदाबाद से बड़ौदा का डिस्टेंस पर आवर 50 की स्पीड से वो गया, मतलब हर घंटे में उसने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा। पर उसका बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे उसने बस स्टार्ट किया या तो गाड़ी स्टार्ट किया, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकंड उसका स्पीड 50 था। ऑफ कोर्स नहीं था, ताकि वो जैसे ही घर से निकला वहां पे ट्रैफिक था, उसका स्पीड कम था, बीच में कहीं पे सिग्नल आया तो वहां पे वो रुका, तब उसका स्पीड 0 बना। नेशनल हाईवे पे आया, ओके, तो वहां पे कोई नहीं था, ना आगे था ना कोई पीछे था, तो उसने अपना स्पीड बढ़ाया और वो बहुत अच्छी स्पीड से आगे भी बढ़ा। ओके, तब हो सकता है उसका स्पीड 70 हो, 80 हो, ऐसा कुछ भी स्पीड हो सकता है। बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो उसने ट्रैवल किया वो होता है 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। आई होप इट्स क्लियर, समझ में आएगी बात। तो यहाँ पे इतना जो हम समझते हैं, तो देखो लिखा है द रेशियो ऑफ पाथ लेंथ, दैट्स द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू द टोटल इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच द मोशन हैज टेकन प्लेस इज नोन एज एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा हुआ है, ये वाला जो सेशन है वो अभी यहाँ तक रखते हैं। ओके, धीरे 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 हमारे एक छोटे छोटे पॉइंट को समझने का ट्राई करेंगे। फिजिक्स का एक रूल होता है कि जितना आप स्लोली जाते हो उतना आप जल्दी पहुंचते हो, और जितना आप जल्दबाजी करते हो उतना आप धीरे धीरे पहुंचते हो। जिसको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा उसको फिजिक्स समझ में आएगा। और फिजिक्स को समझने का एक सबसे पहला रूल मैंने बताया है, दैट इज फिजिक्स मींस सीएस, और सीएस बोले तो कॉमन सेंस। जितना कॉमन सेंस यूज करोगे उतना आपको सबसे ज्यादा फायदा है वो हो सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक रखते हैं, बाय बाय।